हेलो। हाँ बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज अभी तक आपने प्रकाश का परावर्तन पढ़ रहे थे, अब है प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है। प्रकाश के परावर्तन में आपने पढ़ा कि जब कोई भी प्रकाश किसी चिकनी सतह पे, प्रकाश की किरण चिकनी सतह पे पड़ती है, तो वो जिस सतह पे पड़ती है उसी माध्यम में वो क्या होता है, वापस लौट जाती है। ठीक है। तो उसी माध्यम में वापस लौटने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। अब अपवर्तन हमारा क्या होता है, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम कैसे, ये हवा का माध्यम है और ये कांच का माध्यम है। तो ये कहाँ से आ रही है, हवा से किस में आ रही है, हवा के माध्यम से कांच के माध्यम में। तो जब भी कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है तो वो अभिलंब की ओर झुक जाएगी या अभिलंब से दूर हटेगी। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि मतलब आप सीधे से कह सकती हैं, जब किसी समान माध्यम से चलता हुआ प्रकाश किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वो अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाता है। ठीक है बच्चों, अब आप समझिए, ये हमारा हवा का माध्यम है और ये कांच का माध्यम है। हवा का माध्यम कांच के माध्यम के सापेक्ष विरल है। विरल मतलब जिस माध्यम में हमारे कण थोड़े से दूर दूर होते हैं। कांच का माध्यम आपका, कांच के कण पास पास होते हैं, ठोसाकृति का होता है। तो ये माध्यम हमारा कौन सा माध्यम हुआ, ये हवा का माध्यम हुआ हमारा विरल माध्यम, और ये कांच का माध्यम हुआ हमारा सघन माध्यम। ठीक। अब देखिए, विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में आएगी तो वो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। अब इसमें आप कोण देखिए, यहाँ ये कोण है और यहाँ ये कोण है, कम हो गया। ठीक, झुक जाएगी। और जब ये सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से क्या होगा, दूर हटेगी। इसे हम क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। ठीक है। तो ये हमारा अपवर्तन कहलाता है। अब देखिए, बात आती है अपवर्तन के नियम। जिस तरह आपने प्रकाश के परावर्तन में पढ़ा कि 2 नियम होते हैं, उसी प्रकार अपवर्तन में भी आपके 2। हेलो। हाँ, अब देखिए हम आपको नियम बता रहे हैं कि पहला नियम है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण व आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब एक ही समतल में होते हैं। ये देखिए, ये आपतित किरण, इधर अपवर्तित किरण तथा खींचा गया लंब, ये हमारा जो ये लंब है ये आपका अभिलंब है। ठीक, ये एक ही समतल में होते हैं। दूसरा, जो ये कोण बना, ये कोण आपका कौन सा कोण है, हमारा आपतन कोण है। और ये आई जो है, देखिए ये आई हमारा कौन सा है, ये आई आपतन कोण, और ये कोण हमारा अपवर्तन कोण। इनकी जया का मतलब इनका साइन, दोनों साइन आई इज प्रोपोर्शनल टू साइन आर होते हैं। आपस में क्या होते हैं, ये दोनों समानुपाती होते हैं। मतलब किसी भी प्रकाश के लिए आपतन कोण की जया साइन आई तथा अपवर्तन कोण की जया साइन आई और साइन आर दोनों एक दूसरे के समानुपाती, प्रोपोर्शनल होते हैं। आई का मान बढ़ने पे आर का मान भी बढ़ेगा। तो इसको जब हम इधर लाएंगे तो ये साइन आई अपॉन साइन आर बराबर हो जाएगा एन। ये हमारा एन है। इसको हम अपवर्तनांक, देखिए इसको अपवर्तनांक कहते हैं, जिसको इंग्लिश में हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। तो अपवर्तनांक क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर हमारा अपवर्तनांक होता है। और इसी को ही हम क्या कहते हैं, स्नेल्स लॉ कहते हैं।
स्नेल्स लॉ, हिंदी में आप ऐसे लिखेंगे, स्नेल का नियम, ये नियम है। ठीक, ये हो गया। हेलो, हाँ, अब देखिए किसी भी प्रकाश की किरण में हम देखिए, इसमें अब हमारा जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही हो तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, मतलब जो हमें सापेक्ष और निरपेक्ष अपवर्तनांक देखना है। सापेक्ष क्या होता है? पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है? ये हमारा होता है sin i अपॉन sin r बराबर 1n2। ये हो गया। क्या मतलब कि 1n2 हो गया। अगर आप इसको जो है ये लिखना है, मान लीजिए sin i अपॉन sin r। ठीक, इसका क्या मतलब कि प्रकाश की किरण का जो सापेक्ष अपवर्तनांक है वो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का सापेक्ष अपवर्तनांक। ठीक, इसको हम लिखेंगे 1n2। अगर आपको 2n1 लिखना है यहाँ पे तो ये हो जाएगा sin i r अपॉन sin i हो जाएगा, दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक। कहीं कहीं किताब को आप ऐसे भी लिखा मिलेगा n12, आपको ये लिखा मिलेगा, या आप इसको लिख सकते हैं n21। आपको ये चीज़ें लिखा मिलेंगी। आपको इस तरह ना लिख के इस तरह आप लिख लीजिए तो आपको ज़्यादा सुविधा रहेगी। यदि मान लीजिए पहले माध्यम में प्रकाश की चाल v1 है और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल v2 है तो 1n2 बराबर हो जाएगा v1 अपॉन v2। अगर दूसरे माध्यम के सापेक्ष लेना है 2n1 तो ये हो जाएगा v2 अपॉन v1। तो इसको हम कहते हैं सापेक्ष अपवर्तनांक। हेलो, हाँ, ये देखिए निरपेक्ष अपवर्तनांक होता क्या? जब पहला माध्यम निर्वात हो तो निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम के अपवर्तनांक को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। मतलब sin i अपॉन sin r Ng। दूसरा माध्यम हमारा क्या है? कांच है, तो ये Ng हमारा कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है। अगर मान लीजिए वायु में प्रकाश की चाल c है, c का मान आपका 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल v1 है तो निरपेक्ष अपवर्तनांक हो जाएगा हमारा c अपॉन nm बराबर c अपॉन v1 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है कि एक वायु के सापेक्ष आपका दूसरे माध्यम की चाल आपको ज्ञात करनी है। तो इसी तरह हर माध्यम के हर पदार्थ का अपवर्तनांक अलग अलग होता है। जैसे वायु का अपवर्तनांक हमारा 1.0003 होता है ना। जल का 1.33 होता है। आपका कांच का हमारा ये क्या कहते हैं कि कांच का हमारा 1.5 होता है। तो ये अपवर्तनांक हमारे होते हैं, अलग अलग होते हैं ये चीज़। हेलो, हाँ, अब देखिए, अब आपको हम बता रहे हैं सापेक्ष तथा निरपेक्ष अपवर्तनांक में संबंध। ठीक, यदि पहले माध्यम 1 का निरपेक्ष अपवर्तनांक n1 है, माध्यम 2 का निरपेक्ष अपवर्तनांक n2 है। ठीक, अब देखिए, तो इसमें 1n2 मतलब माध्यम 2 का अपवर्तनांक बटे माध्यम 1 का अपवर्तनांक। 1n2 को हमने लिख दिया n2 अपॉन n1। अब इसी तरह मान लीजिए प्रकाश की किरण एयर से पानी में जा रही है। एयर से पानी में जा रही है मतलब पानी का अपवर्तनांक हो गया आपका ये पानी का अपवर्तनांक हो गया, और ये आपका किसका अपवर्तनांक? एयर का अपवर्तनांक हो गया। अगर WN है तो उल्टा कर दीजिए, एयर का अपवर्तनांक बटे पानी का अपवर्तनांक, दोनों की गुणा कर दीजिए, क्या आएगा? ये हमारा कट गया तो ये आ जाएगा 1 आ जाएगा। या आप इसको ऐसे भी लिख सकती हैं ANW बराबर 1 अपॉन WNA, इसका उल्टा हो जाएगा। अब देखिए एक सवाल है कि यदि जल का अपवर्तनांक 1.33 है और ग्लास का अपवर्तनांक 1.5 है तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। मतलब WNG हमारा हो जाएगा NG अपॉन NW। ग्लास का अपवर्तनांक बटे पानी का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष?
जल के सापेक्ष हमें पानी का कांच का निकालना है। तो ये हो जाएगा WNG बराबर NG/NW। NG आपको 1.5 दिया है और ये आपका जल आपको कितना दिया, 1.33, भाग देंगे 1.13 लगभग, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार आप कोई सवाल इसका निकालेंगे। हेलो, हाँ, ये देखिए आपकी किताब में सबके अपवर्तनांक दिए हुए हैं, ठीक है, चाहे वायु हो चाहे बर्फ हो। तो ये आपको याद करना पड़ेगा, याद कर लीजिए तो आगे आपको सुविधा रहेगी। हेलो, हाँ बच्चों, अब देखिए अभी तक आप अपवर्तन पढ़ रहे थे। अब इसमें लेंस है, लेंस में प्रकाश का अपवर्तन, गोलीय तलों पे प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। लेंस हमारे क्या होते हैं, दो पृष्ठों से घिरा एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है जिसके दोनों पृष्ठ क्या हो, या तो गोल हो या एक समतल हो, एक वो हो, या हमारा जो है अवतल लेंस होता है। ये हमारा इस तरह हमारा अवतल लेंस होता है। अवतल लेंस देखिए आपका, ये हमारा उत्तल लेंस हो गया, ये आपका उत्तल लेंस। और अवतल लेंस क्या होता है, ये आपका, इसमें आपका ये कांच भरा रहता है। ये हमारा क्या होता है, ये कांच होता है। ये हमारा कौन सा रहता है, ये अवतल लेंस होता है। तो दो तरह के लेंस हो गए। उत्तल लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं, अभिसारी लेंस भी, किरणों को सिकोड़ता है ये। और अवतल लेंस को हम जो हैं डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। एक चीज़, दूसरा पॉइंट, उत्तल लेंस आपके किनारों पे पतले होते हैं और बीच में मोटे होते हैं। अवतल लेंस आपके किनारों पे चौड़े होते हैं और बीच में पतले होते हैं। जब भी लेंस से प्रकाश का होकर अपवर्तन होता है, लेंस से जब प्रकाश गुजरता है, यहाँ पे देखिए हलवा, ये देखिए पिक्चर साफ है। लेंस से होकर प्रकाश का, जब कोई आपतित किरण ये पड़ी, ये हवा का माध्यम है, झुकेगी, फिर ये क्या होगा, विलंब से दूर हट जाएगी, ठीक है। तो लेंस के पदार्थ की अपेक्षा बाह्य माध्यम विरल है। तो उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस के दोनों गोलीय पृष्ठों में क्या होता है कि प्रकाश की एक किरण का अपवर्तन दिखाया गया है, ठीक। तो इसमें ये क्या होता है, सिंपल सी बात है, जब कोई आपतित किरण लेंस पे पड़ी, थोड़ा झुकेगी, कांच माध्यम, क्योंकि माध्यम बदल गया और ये इधर हमारा निकल जाएगी, ये हमारी निर्गत किरण है। इसी प्रकार लेंस में किरणें निकलती हैं। अब लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं, जैसे हमने आपको इससे पहले परावर्तन में बताया था कि कुछ परिभाषाएं होती हैं दर्पण की, मुख्य अक्ष, फोकस बिंदु, वक्रता केंद्र, ध्रुव, ये सब क्या होते हैं। मुख्य अक्ष पहला हमारा क्या होता है, लेंस के गोलीय तल, ठीक है, गोलीय तल जिनके आप ऐसे समझ लीजिए, मुख्य अक्ष हमारा क्या होता है, उसके केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। यहाँ देखिए हम ये बना रहे हैं, लेंस बनाया, दो गोले, ये हमारा लेंस बना, ठीक। ये देखिए ये लेंस एक बना, बीच में ये उत्तल लेंस है। इस गोले का केंद्र ये होगा, मान लीजिए C1, इस गोले का केंद्र ये होगा C2, इन दोनों को मिला दीजिए तो ये क्या हो गई हमारी, ये मुख्य अक्ष हो गई, मुख्य अक्ष। अब दर्पण का मध्य बिंदु ये क्या हो गया है, P1, ये ध्रुव हो गया, और इसी तरह इधर ये क्या हो गया, P2 हो गया, ठीक। तो वक्रता त्रिज्या क्या हो गई, ये कांच का गोला जिस उसका भाग होता है, उस गोले की त्रिज्या को या उस पृष्ठ की त्रिज्या को हम क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। इसी प्रकार हमारा वक्रता केंद्र क्या हो गया, ये गोलीय कांच जो है, जिस गोले का भाग होता है, उस गोले के केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहते हैं। या अब देखिए यहाँ पे प्रकाशिक केंद्र, यदि लेंस की आपतित किरण तथा निर्गत किरण आपस में समांतर हों तो मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पे काटेंगी
उस बिंदु को हम क्या कहेंगे? प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। ये प्रकाशिक केंद्र है। अवतल लेंस का प्रकाशिक केंद्र ये है। क्या मतलब? आने वाले किरण और बच्चों निकलने वाले किरण। ये देखो, मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पे काटती हैं वो इस लेंस का क्या होता है? प्रकाशिक किरण, प्रकाशिक केंद्र होता है ये। ठीक है। अब देखो, इसमें मुख्य अक्ष ये है, मुख्य अक्ष है जो प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली रेखा वो सीधी निकल जाती है। अब देखिए, लेंस के मुख्य फोकस हमारा क्या होता है? फोकस बिंदु उत्तल लेंस। देखो, ये कांच का लेंस जो बना है, दो का पारदर्शी गोले के कांच को मिलाकर, गोले को मिलाकर के बना है। ठीक है, ऐसे आपस में बना ना। ये देखिए, एक गोले का ये हिस्सा, दूसरे कांच का ये हिस्सा। अभी हमने आपको ऐसे बताया था ना। ये देखिए, ये ऐसे बना। ये यहाँ पे देखिए, तो दो वक्रता त्रिज्या हो गई। ठीक, इधर त्रिज्याएं हो गई, इसमें आपका ध्रुव हो गया और दो वक्रता केंद्र हो गए। ठीक है, तो क्या होगा कि मुख्य अक्ष, प्रथम इसमें दो फोकस होते हैं। मुख्य अक्ष की समांतर आने वाली किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु पे मिल रही है, ठीक है, वो हमारा क्या होता है? देखिए भैया, इसमें हेलो, अब देखिए, लेंस का प्रथम फोकस, दो फोकस होते हैं, प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस। प्रथम फोकस क्या होता है? जिस बिंदु से उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित, ये आपका इसका क्या है? ये मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे निकलने वाले प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, इस बिंदु को हम F1 कहते हैं। ठीक, द्वितीय फोकस क्या होता है? मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं उसको हम F2 कहते हैं। ठीक, तो ये हो गया आपका उत्तल लेंस का प्रथम फोकस और उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस। प्रथम फोकस से में एक बिंदु से किरणें निकलती हैं और अपवर्तन के बाद समांतर हो जाती हैं। द्वितीय फोकस में समांतर चलती हैं और अपवर्तन के बाद एक बिंदु पे मिलती हैं। जिस बिंदु पे मिलती हैं उसको हम F2 कहते हैं। अब देखिए, अवतल लेंस में क्या होता है? अवतल लेंस में मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर से आती हुई प्रतीत होने वाली अवतल लेंस से देखिए, ये बिंदु से, इस बिंदु से आती हुई प्रतीत होने वाली किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं और उसे हम अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। द्वितीय फोकस, यही समांतर किरणें जब यहाँ से फैल गई तो पीछे बढ़ाने पे जिस बिंदु पे मिलती हैं उसे हम F2 कहते हैं। ठीक, फोकस दूरी हमारी दो फोकस दूरी हो जाती हैं, एक F1 होती है और F2 होती है। उत्तल लेंस में देखिए, यहाँ से ध्रुव के बीच की दूरी F1 हो जाएगी और यहाँ से ध्रुव के बीच की दूरी F2 हो जाएगी। अवतल लेंस में देखिए, यहाँ से ये दूरी आपकी F1 है और ये दूरी आपकी क्या है? F2। ठीक, पीछे बढ़ाने में मिल रही ये हमारी F2 है। फोकस तल हो जाएगा। फोकस बिंदु मुख्य अक्ष के लंबवत तल को हम फोकस तल कहते हैं। इसके लंबवत खींचा गया तल क्या कहलाता है?